गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी विषय की सहायक पुस्तिका संचल भाग 2 के पाठ संख्या पहला हरियर काका जो लेखक मित्रेश्वर द्वारा लिखित है उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए मित्रेश्वर द्वारा लिखित हरियर काका जो एक मार्मिक कहानी है, इसके अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति विशेष को बताने का प्रयास किया है जब व्यक्ति अपने वृद्धावस्था के बुढ़ापे के अंतर्गत जब बेसहारा बन जाता है तो किस प्रकार से लोग उसका फायदा उठाते हैं। उस एक मार्मिक कहानी को या सामाजिक विडंबना को इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कहते हैं कि घर या देवी स्थान वे किस प्रकार से लोगों के प्रति अपना नजरिया रखते हैं उसको भी इसके अंदर बताने का प्रयास किया। लेखक कहते हैं कि घर हमारा सुख देता है और हमें सभी तरह की बीमारियों तथा दुविधाओं से सुख दिलाता है। उसी प्रकार मंदिर जो देवस्थान माना जाता है उसके अंतर्गत हमें अपनेपन और स्व की भावना के विकास करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन कभी कभी जब ये दोनों अपने से पराये बन जाते हैं तो हमारे साथ क्या आप बीती हो जाती है, उस घटना को भी इस कहानी के अंतर्गत बताने का प्रयास किया। कथाकार मिथिलेश्वर ने हरियर काका कहानी के बहाने ग्रामीण और पारिवारिक जीवन में ही नहीं, हमारे जो आस्था के केंद्र जो मंदिर हैं, धर्म स्थान हैं, उनकी स्वार्थ लोलुपता यानी स्वार्थी जीवन को भी बताने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका बहुत बड़ा एक संयुक्त परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर चले यह न सीख देने के लिए एक गांव के अंतर्गत एक ठाकुर बाड़ी भी है जो लोगों को सही रास्ते पर चलने का राह बताती है। लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि ये दोनों उनके लिए हरिहर काका के लिए काल और विकराल बनकर आ जाते हैं। वे उनको किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं वो भी इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। कहते हैं कि जो लोगों का हित का कार्य करने का प्रयास करती है वही उनका विध्वंसक यानी दुविधा बन जाती है, वो भी इस पाठ में बताने का प्रयास किया। हरिहर काका की जमीन जायदाद किस प्रकार से ठाकुरबाड़ी और परिवार के अन्य सदस्य हथियाना चाहते हैं वो भी इस कहानी के अंतर्गत बहुत बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया है। कहते हैं कि पारिवारिक संबंधों में जो आपसी भाई का भाव है वह भी इसके अंतर्गत बेदखल करते हुए बताने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत स्वार्थता के कारण किस प्रकार से लोग धर्म की आड़ को लेकर किस प्रकार से हिंसा की प्रवृत्ति कर लेते हैं या मारा कुटी कर लेते हैं उसको भी इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। इसी के साथ साथ में यह ग्रामीण जीवन के साथ शहरी जीवन को भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो लेखक ने देखी इस कहानी के अंदर किस प्रकार से हरिहर काका के साथ घटित घटनाओं को एक व्यवस्थित तरीके से बताने का प्रयास किया। इस कहानी के अंतर्गत देखिए हरिहर काका जो कहानी उसको लेखक ने एक मार्मिक कथा के रूप में बताने का प्रयास किया। इस कहानी के अंतर्गत कहानीकार या कथावाचक जिसे कह सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि कथावाचक और हरिहर काका का क्या संबंध है, किस प्रकार से मिथिलेश्वर काका के प्रति अपने भाव रखते थे, उनके प्रति जो आदर भाव है उसको भी इस पाठ के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है। कि लेखक कहते हैं कि हरिहर काका मेरा पड़ोसी होने के कारण हमें आपस में नज़दीकी संबंध थे।
काका ने कथाकार को बचपन से ही बहुत प्यार किया था और काका अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कथाकार यानी मिथिलेश्वर से बहुत प्यार करते थे। काका कथाकार को अपने मन की सभी बातें खुलकर बता देते थे। काका के प्रति कथाकार की जो चिंताएं हैं वो क्या रहती थी उसको भी बताने का प्रयास किया है। हरीर काका ने अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से बातें करनी जो बंद कर दी थी, वे मौन हो गए थे तो कोई बात नहीं करते थे। इसी कारण कथाकार को भी चिंता होने लगी कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए और जिससे काका की हालत ठीक हो सके। काका उनके परिवार के लोगों से ने तथा धार्मिक समुदायों ने इतने दुख दे दिए कि वे चुपचाप रह गए। उसके साथ साथ कथाकार ने ठाकुर बाड़ी के इतिहास को बताने का प्रयास किया है कि ठाकुर बाड़ी है जो एक गांव का पूजा स्थल है। इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना किसने की इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ वर्षों से संत महात्मा आकर यहाँ बैठे रहते हैं और जो गांव का चंदा आता है उससे मंदिर तथा अपना भोजन पानी कराते हैं। कहते हैं कि समय के साथ जो आबादी बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार होता गया, यानी ये गांव का बहुत बड़ा एक पूजा स्थल है। फिर कहते हैं ठाकुर बाड़ी का महत्व क्या है। ठाकुर बाड़ी गांव के लिए बहुत विशेष है। लोगों को जो कोई भी काम करवाना है या कोई नया काम करना है तो उससे पहले ठाकुर बाड़ी में अपनी मन्नत मांगते थे और जब अपनी मन्नत पूरी हो जाती थी तो उसके बदले में वहाँ पर वे चढ़ावा के रूप में दे देते थे। इसी प्रकार कहते हैं कि कथाकार का ठाकुर बाड़ी के प्रति उनका जो नज़रिया था वो किस प्रकार से था वो भी इस कहानी के अंदर बताने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि अन्य लोगों की बात ही वे भी ठाकुर बाड़ी के अंतर्गत भजन कीर्तन के लिए जाते थे और वे कहते हैं कि साधु संत वहाँ अच्छे नहीं थे, उनके विचार अलग तरह से थे तथा उनके विचारों का मेल और कथाकार के प्रति नहीं मिलता था। कथाकार कहते हैं कि वहाँ के साधु संत भगवान के भोग के नाम पर बहुत अधिक खर्च कर लेते थे और अपना खान पान चलाते थे। उसी के साथ साथ कथाकार ने हरीर काका का परिवार का भी इस पाठ के माध्यम से उल्लेख किया है। कहते हैं कि हरीर काका के परिवार में लगभग 4 भाई थे और उनके 2 भाइयों के और भी 2 भाइयों तथा दो यानी 4 भाइयों का परिवार था। लेकिन हरीर काका की 2 शादी करने के उपरांत भी उनके कोई संतान नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि हरीर काका के परिवार के पास लगभग 60 बीघा ज़मीन थी। इसीलिए हरीर काका के हिस्से में 15 बीघा ज़मीन आती थी। हरीर काका की जो कुछ ज़मीन और जायदाद थी वही उसका मुसीबत का कारण बना। इसलिए हरीर काका के साथ अनेक प्रकार की मुसीबतें आने लगी। कहते हैं कि हरीर काका की तो सेवा होती रहती, लेकिन मगर धीरे धीरे उनके परिवार के लोग उनसे दूरियां बनाते गए और उन्हें भोजन के रूप में जो बसा खुसा भोजन है उनको दिया जाने लगा। इससे हरीर काका रुका सुखा रहने लगे और इसी के कारण हरीर काका का मोह भंग हो गया। मोह भंग अपने भाइयों की बेरुखी आदतों के कारण उनका मोह भंग होता गया और वे अपने भाई और भतीजे के द्वारा उनका किया जाना व्यवहार के कारण वे उनसे अलग तरह से रहने की इच्छा जाहिर करने लगे। कहते हैं कि एक बार अपने भतीजे के दोस्त उनके घर आए तो भतीजे के दोस्त तथा भाइयों ने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन किया, लेकिन हरीर काका को उसमें से कोई किसी प्रकार का व्यंजन नहीं लिया गया, तो उससे भी उनका परिवार के प्रति मोह भंग माना जाता है। इस पाठ के माध्यम से आगे हरीर काका तथा ठाकुर बाड़ी की जो मान थे उनको भी बताने का प्रयास किए कि हरीर काका जब अपने परिवार से बेरुख हो जाते हैं और वे एकांत जाना चाहते हैं तो किस प्रकार से ठाकुर बाड़ी के महंत उनसे वार्तालाप करते हैं और उन्हें बहला फुसला कर वे ठाकुर बाड़ी में लेके चल जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद महंत काका हरीर काका को खातादारी करते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन देने का भी प्रयास करते हैं, जो इस कहानी में बताने का प्रयास। उसके साथ साथ में जब हरीर काका अपना घर छोड़कर महंत के साथ रहने लग जाते हैं
तब उनके परिवार के सदस्यों की चिंता बढ़ जाती है। और चिंता को भी यहाँ बताने का प्रयास किया है कि उनके परिवार की चिंता यह थी कि कहीं ना महंत तथा उसके साधु संत अपने हरीर काका की जमीन जायदाद अपने नाम करवा ले। तो देखिए इस प्रकार से जब हरीर काका के भाइयों की चिंता बढ़ जाती है तो हरीर काका के भाई उनको लेने जाते हैं और उसे वापस अपनी सेवा और खातिरी का प्रलोभन देकर या उन्हें आश्वासन देकर वे पुनः अपने घर लेकर आ जाते हैं। अब देखिए जब ठाकुर बारी से हरीर काका को अपने भाई घर ले आ जाते हैं तो गांव वालों की उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है कि अब क्या घटना होगी। उस घटना को लेकर भी गांव में अनेक प्रकार की चर्चाएं होने लगी। अब देखिए उसके कारण हरीर काका घर तो लौट आए, लेकिन हरीर काका ने अपना फैसला बता दिया। फैसला यह था कि हरीर काका न तो अपने भाइयों को संपत्ति देंगे न महंत को देंगे। तो देखिए इस प्रकार से जब उनका फैसला बन जाता है तो हरीर काका के साधु संत हरीर काका को उठाकर ले चले जाते हैं और उनके साथ जबरदस्ती कर अंगूठा वगैरह दिलवा देते हैं। जब ये बात हरीर काका के भाइयों को पता चलती है तो हरीर काका के भाई पुलिस दस्ते के साथ महंत के ठाकुर बारी में चले जाते हैं और वहाँ से हरीर काका को छुड़वा लेते हैं और पुनः वापस अपने पास ले आते हैं। हरीर काका का जब इस प्रकार से क्रियाकलाप किया जाता है तो हरीर काका का अपना नजरिया बदल जाता है कि साधु संत भी एक हिंसा प्रवृत्ति के व्यक्ति विशेष है। अब देखिए इस बात को लेकर वे कहते हैं कि जो जायदाद है वो हरीर काका के लिए एक दुश्मन से बन जाती है और वे जमीन को किसी भी तरह से हासिल करने की इच्छा रखने वाले साधु संत और भाइयों से बिल्कुल अलग होना ही अच्छा समझते हैं। अब देखिए इस प्रकार से जब भाई तथा साधु संत हरीर काका के साथ अपना बर्ताव करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, तो देखिए हरीर काका के संबंधित सारी चर्चा संपूर्ण रूप से गांव में चर्चा के विषय बन जाता है और गांव के सभी लोगों को यही लगता है कि अगला क्या होने वाला है। लेकिन कहते हैं कि अंत समय में हरीर काका ने अपना मौन व्रत धारण कर लिया, न जो कभी बोलते थे न कभी सुनते थे। तो इस प्रकार से इस कहानी के अंतर्गत एक ऐसी सामाजिक विडंबना को बताने का प्रयास किया जिसके अंतर्गत एक वृद्ध व्यक्ति को, निसंतान व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्मिक रूप से उनको बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।